मित्रों नमस्कार। आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे भारतीय वैज्ञानिक की कहानी सुनाऊंगा जो आपके रोंगटे सिहरा देगी। जी हाँ, स्पेस साइंस और क्रायोजेनिक इंजन के फील्ड में भारत को एक नई ऊंचाई देने वाले एक वैज्ञानिक की बड़ी दर्दनाक कहानी, जिसे केरल की एक पुलिस चौकी में लगातार 30 घंटे खड़े होकर पुलिस इंटरोगेशन का सामना करना पड़ता है। जेल में उसे सीरियल किलर के साथ रखा जाता है। बस आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। धन्यवाद। जी हाँ, दर्दनाक कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जान बचाने वाले और अमेरिका स्पेस एजेंसी की आंखों की किरकिरी बने रहने वाले एक महान वैज्ञानिक नम्बी नारायण की। सन 1941 में तमिलनाडु के नागरकोइल कस्बे में, जो कन्याकुमारी से थोड़ी सी दूरी पे है, मदुरै से बीटेक करता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रुचि के कारण मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच सेलेक्ट करते हैं और बाद में शुगर फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देते हैं। मगर एरोस्पेस का सपना देखने वाले को भला गन्ने की फैक्ट्री कहाँ अच्छी लगती। नारियल के रेशे का छोटा सा एक व्यवसाय करने वाले इनके पिता, जो इस युवा को पढ़ने लिखने की पूरी सहूलियत देने की कोशिश कर रहे थे, एक बार सब्जी लपेटने वाले अखबार पर थुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्चिंग स्टेशन का टेक्निकल असिस्टेंट का विज्ञापन देखता है और फिर शुरुआत होती है उसके नई जिंदगी की। वहाँ ज्वाइन किए और बाद में इसरो से जुड़ गए। इनकी प्रतिभा और डेडिकेशन को देखकर इसरो चेयरमैन डॉक्टर विक्रम साराभाई इनको इंस्पायर करते हैं नासा की फेलोशिप के लिए, और बाद में वो भारत सरकार की सहायता से प्रिंसटन यूनिवर्सिटी भेजे जाते हैं। यहाँ गौरतलब है कि भारत सरकार उनकी सहायता की थी। वहाँ वो केमिकल रॉकेट प्रोपल्शन में मास्टर डिग्री लेते हैं। मित्रों, यहाँ यह बताना वाजिब होगा कि इसके पहले पीएसएलवी के प्रक्षेपण हुए तो थे भारत में, लेकिन वो सॉलिड फ्यूल पे बेस्ड थे। और सॉलिड फ्यूल की एक कमी होती है कि वो वेरी लो टेम्परेचर रीजन में वो अधिक इफेक्टिव नहीं होते। दे कैन नॉट प्रोवाइड हाई एनर्जी, क्योंकि अधिक ऊंचाई पे जाने पे टेम्परेचर कम हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर कम होने पे ऐसा फ्यूल जो इफेक्टिव नहीं है तो उसके अल्टरनेटिव्स की ढूंढने की व्यवस्था करनी पड़ती है। और यही काम करता है हमारा क्रायोजेनिक बेस्ड इंजन। तो दोस्तों, आज मैं जिस नम्बी नारायण की बात कर रहा हूं, उनका योगदान था इंडियन रॉकेटरी सिस्टम को लिक्विड फ्यूल प्रोवाइड करना। विकास इंजन को डेवलप करने में इनका बड़ा अहम रोल है। मैं किसी अगली वीडियो में विकास इंजन के बारे में और एक विधिवत चर्चा करूंगा। मैं लिक्विड फ्यूल की खासियत होती है कि -100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर पे ये कार्य करता है और बहुत इफ़ेक्टिवली कार्य करता है। क्रायोजेनिक फ्यूल तो -175 से भी नीचे टेम्परेचर पे काम करता है। भारत का स्पेस मिशन अब GSLV जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल पर काम कर रहा था, जिसमें हेवी रॉकेट्स को कैरी करना होता है और जिसके लिए और हेवी इंजन चाहिए होते हैं, अर्थात क्रायोजेनिक इंजन। इसके लिए भारत रूस करार होता है। करार में था क्रायोजेनिक तकनीक को शेयर करना, और डील थी 235 करोड़ रुपए की। जनाब, यही करार अमेरिका 950 करोड़ 950 करोड़ और फ्रांस 650 करोड़ का कर रहा था। भारत क्यों करता घाटे का सौदा? अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की दादागिरी ने
इस करार को रद्द कर दिया। मतलब भारत और रशिया के बीच जो करार था उसको रद्द कर दिया। मतलब भारत का जो सस्ता सौदा था उसे रद्द कर दिया। और दलील क्या दिया, तर्क क्या दिया कि इस तकनीक का इस्तेमाल करके भारत लंबी दूरी के लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के इस्तेमाल में इसको लाएगा और युद्ध कार्यों में इसको लगा देगा। अब क्या था, इसरो शुरू करता है क्रायोजेनिक का अपना नया डिपार्टमेंट और जिसके हेड होते हैं नाम्बी नारायण। इनके साथ डी शशि कुमार और के चंद्रशेखर की एक डेडिकेटेड टीम होती है। क्रायोजेनिक इंजन अपने डेवलपमेंट की शुरुआती चरण में ही रहता है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी शुरू करता है अपनी घिनौनी हरकत। जी हाँ, और बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है, इसमें शामिल होता है केरल पुलिस, शामिल होते हैं राजनेता ए.के. एंटोनी, ओमान चंडी, आईबी हेड शिव कुमार, और अमेरिका इनको खरीदता है डॉलरों में, क्योंकि अमेरिका जानता था जिस दिन भारत क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेगा उसका करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। फ्रांस और रूस के जैसा एक और देश इस तकनीक का व्यापारी बन जाएगा और बट्टा लग जाएगा उसके मार्केट पर। सबसे पहले भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी की सहायता से हनी ट्रैप के जरिए मालदीव से भारत की यात्रा पर आई मरियम राशिदा, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, को रात में तमिलनाडु के एक होटल से गिरफ्तार करती है और भारत में ओवर स्टे का आरोप लगाती है। बाद में आनन फानन में केरल पुलिस केस बनाती है कि इस मैडम का इसरो के कुछ वैज्ञानिकों से खास संबंध है और उनसे कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान और अन्य देशों को बेच रही है। करीब 15 दिनों के बाद ही डॉक्टर नम्बी नारायण, डी शशि कुमार और के चंद्रशेखर और बंगलौर के कई वैज्ञानिकों को इस लपेटे में लेकर जेल में डाल दिया जाता है। आरोप वही कि यही वो वैज्ञानिक हैं जो क्रायोजेनिक की ड्राइंग, फार्मूला इत्यादि दूसरे देशों को बेच रहे हैं। इन्हीं दिनों आईबी का इन्वॉल्वमेंट होता है। आईबी हेड शिव कुमार तो पहले से ही नम्बी नारायण से खफा थे। इसके भी परत में जाना होगा, क्यों खफा थे? क्योंकि उनके रिलेटिव्स को इसरो में जॉब देने के लिए आईबी हेड नम्बी नारायण के ऑफिस गए थे और सिफारिश की। अयोग्य कैंडिडेट होने के कारण नम्बी सर मना कर दिया और उसी दिन शिव कुमार, जो कि आईबी हेड थे, जैसा कि मैं बता चुका, धमकी देकर आए थे, नम्बी तुम्हें मैं देख लूंगा। केरल के विपक्षी नेता ए.के. एंटोनी, जिनका नाम मैं पहले लिया हूं, तत्कालीन मुख्यमंत्री के करुणाकरन को बदनाम करने के लिए इस प्रकरण में रुचि ले रहे थे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ राजनैतिक ताने बाने भी काम कर रहे थे कि रूलिंग पार्टी को बदनाम करने के लिए अपोजिशन पार्टी का भी इसमें बड़ा अहम रोल था। और एक अहम कड़ी थी बदनाम करने के लिए पत्रकारिता जगत की, जिसकी चर्चा मैं अभी आगे करूंगा। नाम्बी सर को 50 दिनों के लिए जेल में रखा जाता है, टॉर्चर किया जाता है, 30 घंटे लगातार खड़े खड़े इंटरोगेट किया जा रहा है। जेल में सीरियल किलर के बैरक में रखा जा रहा है। ये तो ऊपर वाले का शुक्र था कि कैदी इनके प्रति सम्मान भाव रख रहा था। जैसा कि मैं बताया कि पत्रकारिता की जगत मक्का
एक अहम रोल था और अब मैं उसका नाम लेता हूँ। इन्हीं दिनों मलयाला मनोरमा जैसे कम्युनिस्ट अखबार इन्हें देशद्रोही करार दे चुके थे। इनकी पत्नी मीना नारायण को मदुरै के मीनाक्षी अम्मा मंदिर में जो रोज जाती थीं, उनके प्रति साजिश की गई, उन्हें रास्ते में परेशान किया गया। इस कदर बदनाम किया गया कि उनकी पत्नी को ले जाने वाले रिक्शे वाले ने भी उन्हें मना कर दिया कि मैं एक देशद्रोही की पत्नी को मंदिर नहीं ले जा सकता। वहाँ जेल में नाम्बी नारायण व्यथित थे, लेकिन टूटे नहीं थे। वे जानते थे सत्य को प्रताड़ित किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। इस घटना से दुखी होकर केरल के मुख्यमंत्री के करुणाकरण इस्तीफा देते हैं और अब मामला सर्वोच्च न्यायालय के जानकारी में आता है। पूरे केस को सीबीआई के हवाले किया गया। पीवी नरसिम्हा राव उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। मई 1996 को सीबीआई अपने रिपोर्ट में सबको निर्दोष करार देती है। इस समय केरल में सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की सरकार होती है, जो केस के री इन्वेस्टिगेशन की अर्जी दायर करती है। हाई कोर्ट में नाम्बी नारायण सामने खड़े होते हैं, अपील करते हैं केरला हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट अपील खारिज कर देती है। अब वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। सुप्रीम कोर्ट केरल हाई कोर्ट के री इन्वेस्टिगेशन की अपील को खारिज कर देती है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जान बचाने वाली कहानी तो मैं सुनाया ही नहीं। कहानी ये थी कि एक मिसाइल की लॉन्चिंग के समय जब एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने देखा कि इसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो वो बारूद से भरे, गन पाउडर से भरे जार पे उत्सुकतावश अपनी नाक लगा के सूंघने लगे। तभी पास में खड़े डॉक्टर नाम्बी नारायण ने देखा कि जार का कनेक्शन तो वैक्यूम पंप से हुआ ही नहीं है और अभी यहाँ पे विस्फोट हो सकता है। अचानक से उनकी निगाह वहाँ गई थी। तुरंत ही वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को धक्का देते हैं। सेकंडों का मामला था, तेज़ी से गैस जार में विस्फोट होता है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बाल बाल बच जाते हैं। खैर, जैसा कि मैं बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के री इन्वेस्टिगेशन के अपील को खारिज कर देती है। कहने का मतलब कि नाम्बी नारायण की जीत होती है। अब नाम्बी नारायण का अगला कदम था ह्यूमन राइट्स में कंपनसेशन की अपील करना। कंपनसेशन की अपील करते हैं। 1 करोड़ रुपए राशि कंपनसेशन की बात फाइनल हो जाती है, लेकिन फिर इस पे अड़ंगा लगा दिया केरल हाई कोर्ट ने। केरल सरकार स्टे लेती है। 5 साल का डिले, 1 करोड़ की जगह 50 लाख देने की बात होती है। सुप्रीम कोर्ट में फिर ये अर्जी डालते हैं, लेकिन फाइनली जीत होती है। राशि इनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। बात यहाँ मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा की थी। बहुत वर्षों के बाद इनको बहुत बड़ी ख्याति मिलती है। भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से इनको नवाजा जाता है, पद्म भूषण, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। और 2022 में आर माधवन, जो कि बहुत फेमस फिल्म डायरेक्टर हैं, इन पे रॉकेटरी द नाम्बी इफ़ेक्ट नाम की पिक्चर बनाकर पूरी दुनिया को दिखा देते हैं कि भारत में ऐसे वैज्ञानिकों की कमी नहीं है जिनका एकमात्र उद्देश्य होता है लोगों को ये बताना कि सत्य पराजित
नहीं होता, सत्य पराजित नहीं होता। यदा धन्यवाद। यदा हि धर्मस्य